हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए राष्ट्रगौरव से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और इसके पहले मैंने राष्ट्रगौरव के पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और राष्ट्रगौरव की परीक्षा की तैयारी की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप सभी लोग वहाँ से जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने राष्ट्रगौरव के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें मैंने बारीकी से एकदम बताया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ठीक है, वो अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रगौरव से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको राष्ट्रगौरव के सिलेबस में ही बताया था कि इसमें बेसिकली 3 खंड होते हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग, ठीक है। यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 खंड होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका पहला खंड जो होता है वह राष्ट्रगौरव का होता है, दूसरा खंड होता है जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और तीसरा खंड में क्या होता है तो उसमें मानवाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम लोग खंड क को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि 700 से 800 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। टोटल आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 788 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो राष्ट्रगौरव में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको जहाँ जो भी ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे 788 वगैरह, ठीक है, यह पिछले 10 साल आए हुए क्वेश्चनों का संकलन है, ठीक है। जो भी पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए हैं राष्ट्रगौरव के एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो पहले खंड से इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर शाही स्थान पारंपरिक रूप से होता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे साइंस के विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो आप लोग फिर से इतिहास भूगोल तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रटनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें पूछा क्या है, निम्न में से किस अवसर पर शाही स्थान पारंपरिक रूप से होता है, तो कुंभ मेले में जो है शाही स्थान पारंपरिक रूप से होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में कोई भी समुद्री तट नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार राज्य है आपका, उसके किनारे कहीं भी समुद्री तट है ही नहीं। बिहार राज्य क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे पीछे चीन हो गया, इधर आपका भारत ही हो गया, ठीक है। मतलब समुद्री तट उसमें है ही नहीं बिहार राज्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टम थी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्युदंड की माफ़ी देने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है उसे मृत्युदंड की माफ़ी देने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है, वह मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। रिचल स्केल पर क्या नापते हैं। तो रिचल स्केल पर क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकपाल बिल के लिए आग्रह किया था, ठीक है। किसके लिए, तो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए। अगला है, भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, मतलब आप सभी लोगों को नहीं पता होगा आई थिंक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, CAG कैग, ठीक है। अब इसका आप में से बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ थे। अगला है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। तो विश्व शांति का विचार किसने आगे बढ़ाया था, तो हमारे अकबर ने बढ़ाया था। अकबर जो कि मुगल शासक था, इसी ने जो है विश्व शांति का विचार क्या किया था, आगे बढ़ाया था, ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में फैलाया था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह कई साल परीक्षा में आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव
विश्व वातावरण के संबंध में ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, मैंने 2019 के पेपर में, यानी कि पिछले साल के पेपर में, हालांकि 2020 में पेपर हो नहीं पाया था, इसलिए मैं पिछले साल का मतलब 2019 को कंसीडर कर रहा हूँ। तो 2019 के पेपर में क्या आया था क्वेश्चन? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा पिछले साल का पेपर तो उसमें आपने देखा होगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो मैंने बताया था कि वनों की कटाई से संबंधित था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों के संरक्षण से। देखिए, वनों की कटाई या फिर पौधों के संरक्षण एक ही बात हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहे हैं। अगला है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? यह भी एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार परीक्षा में। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह बेसिकली गैंडों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, बाघ और मोर, तो बाघ और मोर यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहे हैं? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन शेर की जगह पे बाघ होगा। ठीक है, आप लोग इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, यहाँ पर शेर की जगह बाघ होगा। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी भी सही कर सकते हैं, यहाँ पर शेर की जगह क्या हो जाएगा? मोर होगा। इसमें चारों ऑप्शन गलत दे दिए हैं, टाइपिंग गलत हो गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन शेर की जगह बाघ होगा तब। अगला है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष कौन से हैं? तो राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? कमल होता है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? बरगद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हालांकि यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, यही दो क्वेश्चन थे जो गलत टाइप हो गए थे, बाकी सब सही हैं। अगला है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चेनाब नदी पर स्थित है। अब देखिए, आप में से लगभग 80% लोग सिंधु नदी को राइट ऑप्शन चूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो सिंधु नदी है उसी की सहायक नदी है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे? सिंधु नदी पर राइट टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जो चेनाब नदी है उसी पर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरा स्थल स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और यह याद रखेंगे कि चेनाब नदी क्या है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है चेनाब नदी। अगला है, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था। तो ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास क्या था? सरस्वती घाटी में था। कहाँ था? सरस्वती घाटी में। सांची स्तूप के निर्माता कौन थे? तो सांची स्तूप के निर्माता अशोक थे। ठीक है, अशोक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अशोक थे। लिंगराज मंदिर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। वास्तुकला का देवता विश्वकर्मा को माना जाता है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कोणार्क का मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो आपने पूरा नाम पढ़ा होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ऑब्वियसली यह कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो सूर्य से संबंधित होगा। ठीक है, किस देवता से? तो सूर्य से संबंधित है। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो उत्तर भारत के जो मंदिरें हैं उनका जो निर्माण हुआ है वह नागर शैली में हुआ है। अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है? तो अजंता की जो दो गुफाएं हैं उनका संबंध बुद्ध से है, भगवान बुद्ध से है। ठीक है, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कब किया, किसने किया था? तो तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन अशोक ने किया था। अगला है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, अभी इम्पोर्टेंट है। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? तो हिंदू दर्शन, देखिए हिस्ट्री वालों, सॉरी आर्ट वालों को इसका आंसर पता होगा, साइंस वाले इसका आंसर नहीं जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 6। हिंदू दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। औदंतपुरी कहाँ पर है? तो औदंतपुरी आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और कल से हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।